बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। www.imyouronlineteacher.com के प्लेटफॉर्म से मैं बुशरा अज़ीम आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सबका खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं वो है CSS के मुतालिक। CSS का इंट्रोडक्शन का जो हमने वीडियो किया था उसका ये पार्ट 2 फाइनल वीडियो है। उसके बाद हम प्रैक्टिकली CSS पर आ जाएंगे, यानी CSS की क्लासेस और आईडीज हम किस तरीके से बनाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक इंटरनल और एक्सटर्नल CSS फाइल हम किस तरह बनाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हमारी जो प्रेजेंटेशन है इसको मैंने ओपन कर दिया है। अब एक आगे का टॉपिक है हाउ CSS रूल कैस्केड। कैस्केड का मतलब ये होता है कि जो जब रूल्स आगे पीछे अप्लाई होते हैं तो CSS में कौन सा रूल बाद वाले रूल को पे ओवरराइड हो जाता है। ठीक है, ये मतलब है if there are two or more rules that apply to the same element, it's important to understand which will take precedence। ठीक है ना। अब ये कहा जा रहा है कि अगर एक ही एलिमेंट पर दो से ज़्यादा रूल्स अप्लाई होते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से जो है वो रूल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी या CSS कौन से रूल को एक्सेप्ट करेगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है ना। लास्ट रूल क्या होता है, जैसे इफ द टू सेलेक्टर्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, इफ द टू सेलेक्टर्स आर आइडेंटिकल द लेटर ऑफ द टू विल टेक प्रेसिडेंस। यानी कि अगर हम जो है एक सेलेक्टर पर दो रूल्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो सेकंड वाला रूल होगा उसको जो है वो अडॉप्ट होगा और फर्स्ट वाला रूल जो है वो ओवरराइड हो जाएगा। Here you can see the second I selector take precedence over the first। ठीक है, अब जैसे इसकी मिसाल ऐसे दी जा रही है कि जैसे हमने जो है एक अपने जो है पूरी वेबसाइट का जो इमेज है मतलब उसका कलर हमने चेंज करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो पहले रूल था उसको लिखा रहने दिया लेकिन दूसरे रूल को उस पर अप्लाई कर दिया। तो होगा ये कि जो CSS होगा, CSS में पहले रूल को जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा और सेकंड रूल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। If one selector is more specific than the other, the more specific rule will take precedence over more general ones. In this example, H1 is more specific than star। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे जो है ये देखें, ये जो है ना ये यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। दैट मीन्स कि ये पूरी जो नहीं है CSS पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब जो है इसमें कहा जा रहा है अगर जो है एक सेलेक्टर जो है स्पेसिफिक हो, मतलब कोई खास इस पे कोई खास बात कही जा रही हो, द मोर स्पेसिफिक रूल विल टेक प्रेसिडेंस ओवर मोर जनरल वन इन दिस एग्जाम। अच्छा, यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है ना वो सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये अगर हम किसी जगह पे इस तरह का स्टार लगा के और एक जो नहीं है लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट फैमिली एरियल वर्दाना सैन सेरिफ है। ठीक है, और फिर नीचे हमने जो है सिलेक्टर दिया H1 को। H1 में भी हम जो है फॉन्ट फैमिली कोरियर और मोनोस्पेस कर रहे हैं। ठीक है, आई जो है उसका कलर हम कोई सिलेक्टर है, ठीक है, उसको हम ग्रीन कलर दे रहे हैं। फिर इसके बाद आई जो है उसको रेड कलर दे रहे हैं और बी सिलेक्टर है उसको हम पिंक कलर दे रहे हैं। तो ये मतलब ये एक एग्जाम्पल उन्होंने बना के दिखाई है। और इसका मकसद ये कैस्केड का मतलब ये है कि अगर हम एक रूल जो मतलब एक जो है वो क्या कहते हैं क्लास पर जो है हम एक सिलेक्टर पर अगर जो है दो रूल्स अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से रूल को जो है वो अप्लाई होगा, कौन सा निगलेक्ट कर दिया जाएगा। You can add important after any property value to indicate that it should be considered more important than other rules that apply to the same element। अच्छा, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही जा रही है कि देखिए CSS के हज़ारों जो है ना क्लासेस और वो हैं। ठीक है ना, कुछ क्लासेस जो है वो डेवलपर खुद ऐड करते हैं, खुद से बनाते हैं। ठीक है ना, और जब हम बना रहे होते हैं CSS लिख रहे होते हैं तो उसमें जो है हमें बस 2-4 रूल्स को फॉलो करना होता है, क्लास का नाम देते हैं, बाकी आप क्लासेस खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जब बना रहे होते हैं तो हम अगर ऐसी मतलब ये कि ऐसा रूल लिखें कि अगर हम लेट सपोज उस वेबसाइट को किसी और को देते हैं तो वो भी उसको उस कोड को अंडरस्टैंड कर पाए कि यहाँ पे जो है जो प्रीवियस कोडर था उसने क्या जो है वो क्लास दी। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट का जो एक वो है एक सब्जेक्ट वैल्यू है इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, ये ग्लव्स है
जो हम CSS में लिखते हैं, यानी अगर हम कोई क्लास बनाते हैं और उस पर किसी भी क्लास की वैल्यू के साथ हम इम्पोर्टेंट लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर उस पर 10 रूल भी अप्लाई हुए तो वो इग्नोर हो जाएंगे, सिर्फ उस रूल को इम्पोर्टेंट, उस वो रूल अप्लाई हो जाएगा जिस पर हमने इम्पॉर्टेंट लिखा है। ठीक है, इंशाल्लाह जब हम ये आगे करेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अंडरस्टैंड हाउ CSS रूल कैस्केड मीन यू कैन राइट सिंपलर स्टाइल शीट because you can create generic rules to apply the most element and then override the properties of individual element that need to appear differently। ठीक है, तो यही जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, जो अभी शुरू में मैंने बात कही कि हम जब कोई भी स्टाइल शीट बनाते हैं या कोड लिखते हैं तो हमें कोशिश ये होती है कि उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखें। वैसे तो कॉम्प्लिकेशंस में जाके भी हम एक कोड लिख सकते हैं, लेकिन हमारे बाद अगर कोई इसको देखे तो हमें खुद भी मतलब बाजों का भी होता है कि जब एक बंदा डेवलप कर रहा होता है, जैसे पाकिस्तान में रूल है कि जो है जब आप कहीं जॉब पे भी जाते हैं तो 50 काम आपके हवाले कर दिए जाते हैं, तो ज़ाहिर इंसानी ब्रेन जो है वो बाज़ औक़ात इतना नहीं वो होता कि वो उसको वो हर चीज़ को याद कर रख सके। ठीक है ना, तो हम जो है वो मतलब ये कि कहने का मकसद ये कि हम अपने इतने सिंपलेस्ट वे में हम कोड को लिखते हैं, चाहे वो CSS में हो या HTML में हो या कोई भी वर्डिंग हो, उसको इतना सिंपलेस्ट लिखते हैं कि अगर हम उसको ओपन करें तो हमें याद रहे कि ये हमने ये क्लास यहाँ लिखी। ठीक है, ये मतलब ये बताया जा रहा है। इंशाल्लाह जब आप आगे इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस जो है वो CSS में एक वैल्यू है या एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि इनहेरिट कर रही होती है। ठीक है ना, इफ यू स्पेसिफाई द फॉन्ट फैमिली और कलर प्रॉपर्टीज ऑन द बॉडी एलिमेंट दे विल अप्लाई द मोस्ट चाइल्ड एलिमेंट। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम जब जो बॉडी टैग होता है उस पर हम कोई भी कलर प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं या कोई भी फॉन्ट फैमिली अप्लाई करते हैं तो वो जो है हमेशा उसके चाइल्ड से इनहेरिट होता है, चाइल्ड एलिमेंट से इनहेरिट होता है। दिस इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय अ चाइल्ड एलिमेंट। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो बॉडी टैग है और जो फॉन्ट फैमिली है यानी कि जो टेक्स्ट है, क्योंकि ये मेन पार्ट होता है किसी भी वेब पेज का, तो वो हमेशा उसकी जो है इनहेरिट करता है चाइल्ड एलिमेंट से। ठीक है ना, अब ये क्या होता है, ये ज़रा एक प्रैक्टिकल चीज़ है, जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ये चीज़ें आप जो है वो थोड़ा सा इसको पढ़ लें। ठीक है, इट सेव्स यू फ्रॉम हैविंग टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टीज टू एज मैनी एलिमेंट एंड रिजल्ट्स इन सिंपलर स्टाइल शीट। ठीक है, यू कैन कंपेयर दिस विद द बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब इसकी जो मिसाल है वो इस तरह दी जा सकती है कि जैसे बैकग्राउंड कलर है और बॉर्डर प्रॉपर्टी है, जो है ये बॉर्डर जो प्रॉपर्टी है और बैकग्राउंड कलर जो है ये कभी भी अपने चाइल्ड से इनहेरिट नहीं होते। यानी कि जैसे लेट सपोज हम जो है एक फैमिली, जैसे कि फैमिली की मिसाल होती है, ठीक है ना, जो है फैमिली में जो है जो बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो जो है वो अपने चाइल्ड से इनहेरिट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह से जब CSS में एक से ज़्यादा जो है वो जैसे कि HTML के बड़े टैग्स होते हैं, हेड हो गया, बॉडी हो गया और जो है HTML हो गया, तो इसमें से जो बॉडी टैग है और जो है इसमें जो टेक्स्ट अप्लाई हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि वो जो है वो अपने चाइल्ड से इनहेरिट करता है। ठीक है ना, लेकिन जो है ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम बैकग्राउंड जो बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो कभी भी हमेशा अपने चाइल्ड से इनहेरिट नहीं करता। इफ दीज वर इनहेरिटेड बाय ऑल द चाइल्ड एलिमेंट देन द पेज वुड लुक क्वाइट मेसी। अगर वो अपने चाइल्ड से इनहेरिट करेगा यानी किसी से कोई वैल्यू खींच के अपने पास लेकर आ रहा है तो फिर वो ओरिजिनल कलर नहीं होगा, पेज का लुक जो है वो खराब हो जाएगा। You can force a lot of properties to inherit values from their parent element by using inherit in the value of the properties। ठीक है ना, तो inherit का देखिए मतलब क्या होता है कि जब हम CSS में क्लासेस बना रहे होते हैं तो हम किसी क्लास की वैल्यू के साथ अगर हम इनहेरिट कर देते लिख देते हैं तो इट मीन्स कि वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं उसके साथ वो इनहेरिट कर जाती है। ये जब हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। आप देखिए ये जो है ये एक CSS लिखा गया है, ठीक है ना, ये CSS की एग्जाम्पल है और एक जो है ये ये दी गई है। ठीक है ना, डिफ क्लास पेज, ठीक है ना, ये जो है ये क्लास दे दी गई है H1 पोटैटोज, ये जो है ये एक हेडिंग 1 दी गई है। अब पैराग्राफ में इन्होंने एक लाइन लिख दी और दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने दूसरी लाइन लिख दी। ठीक है ना, अब क्या किया, बॉडी को जो है वो हमने
जो पेज की जो बॉडी है यानी कि जो इसका बैकग्राउंड है, इसको हमने इसमें बताया कि हम इसमें टेक्स्ट अप्लाई करेंगे, ये कलर इसका देंगे, ये हेक्स वैल्यू दी जाती है। इंशाल्लाह जब कलर का चैप्टर करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और पैडिंग जो है वो 10 पिक्सल, ठीक है। ये सारी जो है प्रॉपर्टीज जो हैं, अब जैसे कि पैडिंग के साथ इनहेरिट करती है, तो इसका क्या मतलब है, ये पैडिंग जो है वो कभी भी अपने जो पेरेंट्स है उसके साथ इनहेरिट नहीं करती है, ठीक है ना। जब हम उसको इनहेरिट की वैल्यू दे देंगे तो वो इनहेरिट हो जाएगी, सही, ये मतलब है। वाई यूज एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, अब सवाल ये बताता है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स क्यों इस्तेमाल की जाती है, तो उसका मैंने आपको बता दिया कि जो है वो जब हम कोई बहुत बड़ी वेबसाइट पर काम कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम तमाम चीज़ें एक ही जगह पे रखें। तो ज़्यादातर डिज़ाइनर्स अपनी सहूलत के लिए क्या करते हैं, जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि वो 2 स्टाइल शीट्स पे काम करते हैं, ठीक है ना। और ये आपके अपने ऊपर है, आप चाहें तो इंटरनल भी कर सकते हैं, चाहे तो एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको ये दोनों तरीके जो है वो बताए जाएंगे। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ CSS एंड ब्राउजर क्वार्क्स, ठीक है। अब जो है CSS, दोस्तों ये बात ध्यान में रखिएगा कि CSS की जो है वो जब हम कोई भी HTML अप्लाई कर रहे होते हैं या कोई भी वेब पेज बना रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि गूगल क्रोम में इसका जो लुक आ रहा है वही लुक मोज़िला फायरफॉक्स में भी आए, वही जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी आए, और वही जो है ओपेरा पे भी आए। ये तमाम वेब ब्राउजर्स हैं, ठीक है ना। जो ज़रूरी नहीं होता कि मैं अगर गूगल क्रोम की फ़ैन हूँ तो सारे लोग जो है वो गूगल क्रोम ही यूज़ कर रहे हैं। हर बंदा अपने हिसाब से जो है वो वेब ब्राउज़र्स को इस्तेमाल में ला रहा होता है, ठीक है ना। तो हर वेब ब्राउज़र पर जो है आपके वेब पेज का जो लुक होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो है ये जो डिफरेंस जो दिखा रहे होते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ वेब ब्राउजर्स पे क्या लुक आता है, तो ये इसके लिए भी जो है ऑनलाइन इंटरनेट पर कुछ सोर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है browsercam.com एक वेबसाइट है, ठीक है ना। उस पर आप जाएंगे, सिंपल एक वेबसाइट है, आप वहाँ जाके जो है अपने कोई भी पेज बनाएं और उसको जो है वो उस पर जो है अपलोड करके देखें, तो वो एट अ टाइम आपको बता देगी कि है ना किस वेब ब्राउज़र पे आपके HTML पेज का लुक क्या आ रहा है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो आप इस नॉलेज को अपने पास रखिएगा। ये browser-testing.com है, ब्राउज़र शॉर्ट्स है, browserlab.adobe.com है। ये 3 से 4 रिसोर्सेज हैं। और भी, क्योंकि देखिए ये तो एक मेरा ख्याल है पुरानी एक PDF बुक है, क्योंकि नई नई एडवांसमेंट आ रही है तो अब तो और भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह के रिसोर्सेज आगे होंगे। तो इंशाल्लाह जो है ये आप इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये कि हर वेब पेज का जो लुक है वो हर वेब ब्राउज़र पर अलग अलग होता है। यूजिंग दीज टूल्स इट इज़ गुड आइडिया टू चेक द साइट ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, PC, Mac एंड लाइनस, ठीक है ना। अब अपनी जो है ये बात ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ वेब ब्राउज़र का मतलब हर वेब ब्राउज़र पे अपने वेब पेज का जो लुक है वो टेस्ट करने के लिए सिर्फ ये जो है ये ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं, बल्कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि देखें मैं जो है वो विंडोज़ पे काम कर रही हूँ, ठीक है। अब ये मैक और लाइनक्स भी जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। उसमें भी जो है आपके वेब पेज का अलग अलग लुक आता है, ठीक है। इसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है अगर आप जो है एक प्रोफेशनल डेवलपर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको उस पर भी जो है अपनी वेबसाइट को बना के टेस्ट करना होगा। When you look at your site in more than one browser, you might find that some elements on your page do not look as you expect them to. एक सिंपल सी बात है कि जब हम एक वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम जो है उसका लुक चाह रहे होते हैं कि ये जो है इस तरीके से नज़र आए, इस तरीके से नज़र आए, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर वेब ब्राउज़र पर उसका लुक यही आए, ठीक है ना। 90-20% 19-20 का फर्क जिसे कहा जाता है उर्दू में, वो होता है, ठीक है। और जो है उस फ़र्क को फिर ज़ाहिर है कि डेवलपर्स अपने हिसाब से उसको सही करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है देखें मैंने आपको बताया कि HTML और CSS पे बनाना बहुत मेहनत तलब काम है, ठीक है। इसीलिए जो है मुख्तलिफ जो है वो वेबसाइट कंपनीज आई हैं, जैसे webs.com है। ये क्या है, ये वेब डिज़ाइनिंग बिल्डर्स टूल कहलाते हैं, जिसके ज़रिए से जो है ये ऐसे टूल्स प्रोवाइड कर देती हैं जिसके ज़रिए से आप जो है बहुत मुश्किल काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है अब आप कितना मतलब उसमें ये इतनी वास्ट फील्ड है वेब डिज़ाइनिंग की कि आप जो है उसमें कितना मतलब वो करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे। यानी कि लेट्स सपोज मैंने एक बड़ी वेबसाइट बना ली, ठीक है। अब मैं उसको हर किस्म के ब्राउज़र पे भी टेस्ट करूँ, फिर मैं उसको जो है डिफरेंट
उस पर भी टेस्ट करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, तो ये मेहनत मेरी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अब जाहिर है कि हर इंसान आसानियाँ चाहता है, तो अब बहुत जो है आसानियाँ भी हो गई हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें सबसे पावरफुल जो है वो वर्डप्रेस है, ठीक है ना। वर्डप्रेस पर भी लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके लिए आपको HTML और CSS सीखने की ज़रूरत नहीं होती। और इंशाल्लाह वर्डप्रेस पर मैं बहुत जल्द जो है अपना पूरा एक फ्री वीडियो जो कोर्स है वो लॉन्च करूँगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ऑफलाइन हम कैसे एक वर्डप्रेस वेबसाइट इजीली बना सकते हैं, ठीक है। और वर्डप्रेस पे मैं आपको बताऊँ कि चलिए वो जब इंशाल्लाह जब स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। When a CSS property does not display an expected, it is generally referred to as a browser quirk or a CSS bug. ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए ये बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन जो मेरा जो ये जो कोर्स है या जो मैंने ये PDF बुक आप अडॉप्ट की है, उसका मकसद क्या है कि डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी बातें हम साथ साथ करते जाएं, ताकि आप डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को भी समझते रहें, ठीक है ना। क्योंकि वेबसाइट बनाना, अपलोड करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर आपकी वेबसाइट सही से चल रही हो, ठीक है ना। आपको डेवलपमेंट का भी आइडिया होना चाहिए कि अगर आपकी वेबसाइट बंद हो गई तो क्यों बंद हो गई, इसमें जो है क्या वेब होस्टिंग कंपनी है उनका फॉल्ट है, या आप जो है आपकी ही किसी गलती से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो जो है, जब एक सिंपल सी बात है कि जब हम एक कार लेते हैं ना, एक गाड़ी लेते हैं या एक कंप्यूटर लेते हैं, उसको चलाने के लिए, चलाना बड़ी बात नहीं है, उसको उसको हमें ये भी देखना होता है कि अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई खराबी हो जाती है तो हम उसको सही कर सकते हैं या नहीं, ठीक है ना। जो बेसिक जो खराबियां होती हैं, जो कॉमन खराबियां होती हैं, उनके बारे में भी हमें वो करना चाहिए, नहीं तो हमें नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक है ना। अब ये कहा जा रहा है कि अगर CSS की प्रॉपर्टीज जो हम लगाते हैं, ठीक है ना, वो एक्सपेक्ट नहीं मतलब हम जब उसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं ओपन हो रही होती, तो इस किस्म के जो वो हैं जो मिस्टेक्स हैं, उसको ब्राउज़र कॉर्क और CSS बग कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई आपसे पूछता है कि CSS ब्राउज़र कॉर्क और बग CSS बग क्या होता है, तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना बैठें, आप अपनी नॉलेज में इजाफा करें और उनको बता दें कि भाई CSS बग ये होता है। ये बताने का मकसद ये है, ठीक है। Some common browsers bugs are discussed in this book, but there are many smaller bugs that only occur in rare situations or and on old browser that few people use, ठीक है। अब ये तो जो है बहुत कॉमन जो ब्राउज़र बग्स हैं जो हमने आपको बताया, इससे भी बड़े बड़े जो हैं कुछ स्मॉलर भी होते हैं बग्स, और कुछ जो है ऐसे बग्स भी होते हैं जो बहुत कम सिचुएशंस में वो होते हैं, ज़ाहिर है। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली जो है तजुर्बा मतलब तजुर्बा कहते हैं, जिसे एक्सपीरियंस कहते हैं, जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा। इफ़ यू कम अक्रॉस अ CSS bug, you can use your favorite search engine to try and find a solution, or you can check these sites, ठीक है ना। अब जो है CSS bugs को जो है अगर आपने सर्च करना है इसमें कि क्या होता है, किस तरह के होते हैं, तो आप इसकी जो है इसकी ऑनलाइन तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। पोजीशन इज एवरीथिंग .net ये एक वेबसाइट है, ठीक है ना। whitesmooth.org ये भी एक वेबसाइट है, इसको आप ऑनलाइन होकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत अच्छी ऑथर ने जो है वो इंफॉर्मेशन दी है, और आपको जो है इसको रीड आउट करने का मकसद ये है कि डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग से मुतालिक जो है तमाम चीज़ें वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट से मुतालिक आप साथ साथ इस कोर्स में सीखते चले जाएँ, ठीक है। अब CSS इंट्रोडक्शन समरी ये आप पढ़ लेते हैं इसको, फिर हम अपनी वीडियो को क्लोज करेंगे। CSS treat each element HTML element as if it is appear inside its own box and uses rules to indicate how the element should look, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि CSS के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि जो CSS का हर एलिमेंट है वो एक बॉक्स के अंदर होता है, इनविजिबल बॉक्स के अंदर होता है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा था। उसमें हम रूल्स CSS के रूल्स अप्लाई करते हैं और उसके एलिमेंट्स को जो है लुक देते हैं, ठीक है ना। उसको लुक देने का मकसद ये कि उसका मेक ओवर करते हैं, ये मतलब है, ठीक है। रूल्स आर मेड अप ऑफ सेलेक्टर्स, ठीक है। जो CSS के रूल्स होते हैं वो सेलेक्टर्स पर अप्लाई किए जाते हैं, दैट स्पेसिफाई द एलिमेंट्स दैट रूल अप्लाइज टू, एंड डिक्लेरेशन दैट इंडिकेट दैट दिस एलिमेंट शुड लुक लाइक, ठीक है ना। ये जो है सेलेक्टर्स क्या होता है, जैसे कि HTML के मेन टैग्स हैं, उसको हम CSS में सेलेक्टर
का नाम देते हैं, ठीक है ना, उसको कोई भी नाम हम दे देते हैं, ठीक है। उस पर जो है डिक्लेरेशन अप्लाई करते हैं। उसको डिक्लेरेशन क्या होती है, उसकी वैल्यू और उसकी जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है और वैल्यू होती है, वो हम अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है कि CSS बड़ी आसानी से होता चला जाता है। आपको शुरू में लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसको बहुत ईजीएस्ट वे में करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह इतना हम आपको बता देंगे कि आप CSS किसी भी वेब पेज का बड़े आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। Different types of selectors allow you to target your rules at different element. मुख्तलिफ जो सेलेक्टर्स हैं वो अलाउ करते हैं कि आप जो है डिफरेंट एलिमेंट्स पर किस तरह टारगेट करेंगे, यानी कि अगर आपने किसी खास एलिमेंट को जो है उसमें चेंजिंग लानी है तो वो किस तरीके से आप करेंगे, ये सारा काम CSS में होता है। डिक्लेरेशन आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट दैट यू वांट टू चेंज and the value of this property. For example, the font family property set the choice of font and the value Arial specify Arial as a preferred typeface, ठीक है ना। कहने का मकसद ये कि डिक्लेरेशन क्या होती है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया वो ही बातें रिपीट हो रही हैं कि जो है CSS में जो है HTML में जो भी जैसे लेट सपोज कोई एलिमेंट है उसको हमने डिक्लेरेशन, CSS में डिक्लेरेशन कहा जाता है, ठीक है। उसको जो है हम प्रॉपर्टी और वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और जैसे कि ऑथर ने एग्जाम्पल दी कि अगर फॉन्ट फैमिली है, ठीक है, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी सेट द चॉइस ऑफ, अब आप ये बात ध्यान में रखिएगा जब फॉन्ट फैमिली हम लगाते हैं उसमें 2 या 3 या 4 जो है ना जो राइटिंग के टाइप फेस है वो आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्यों आ रहे होते हैं, इंशाल्लाह इसको हम जो CSS का टेक्स्ट चैप्टर है उसमें देखेंगे। यानी हर चीज़ को मेरी कोशिश ये है कि जो भी चीज़ आपके माइंडसेट में आती है वो मैं पहले से आपको बता दूँ, ठीक है। बाकी जो है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप जो है वो गौर से देखिए वीडियोज़ को, ठीक है। एक से ज़्यादा बार मैं रेकमेंड करती हूँ कि इन वीडियोज़ को आप देखें। और जो है बाज़ों बार मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, ठीक है ना, लोग जो है वो वही सवाल कर रहे होते हैं जो जिसका जवाब वीडियो में मौजूद होता है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप इसको जो है बिल्कुल जब आप रिलैक्स हो, आपका मूड हो पढ़ने का, तब आप इन वीडियोज़ को देखें। और जो है इसको मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में जो ये बुक फॉलो करने का मकसद यही है कि जो राइटर हैं जो जिन्होंने जॉन डकेट जिन्होंने ये बुक लिखी है उन्होंने भी इस ड्राई सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। तो मकसद यही है कि हम एक मुश्किल चीज़ को आसान बनाकर पेश करें, ये जो है ये टीचिंग का मकसद होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से फॉन्ट फैमिली में एक से ज़्यादा जो है वो हम उसको यूज़ करते हैं और इसका क्या मकसद होता है, ठीक है। CSS rule usually appear in a separate document, although they may appear within an HTML page, ठीक है। ज़्यादातर जो CSS के जो बनाई जाती है, CSS लिखी जाती है तो वो एक एक्सटर्नल फाइल पे लिखी जाती है, ठीक है, और उसको अटैच कर दिया जाता है HTML के पेज के साथ। फिर वो वहाँ से जो है CSS के तमाम रूल्स को अडॉप्ट करती है और पेज जो है वो रेंडर हो जाता है, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन टू CSS हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद CSS का नेक्स्ट चैप्टर होगा कलर, ठीक है। सो स्टे विद मी, बहुत जल्द इस वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी और इंशाल्लाह जो है वो हम साथ साथ इस जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंटरनल एक्सटर्नल फाइल भी आपको बनाना बताएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।